हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम 2023 के लिए कॉमर्स पार्ट 2 जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसमें यूनिट नंबर 1 को आज हम लेकर आए हैं। यूनिट नंबर 1 में बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम और आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन दी है। इसी से संबंधित कुछ एस्पेक्ट आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम चलता है। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता कौन हैं, डबल एंट्री सिस्टम के फ़ादर कौन है। तो डबल एंट्री सिस्टम के फ़ादर जो हैं वो लुकास पेसियोली हैं। ये आधुनिक लेखांकन के भी जन्मदाता हैं। जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम आज हम देख रहे हैं, ये किसकी देन है? लुकास पेसियोली की देन है। अगर आपसे इस क्वेश्चन को शब्द बदल कर पूछ लिया जाए कि डेबिट क्रेडिट सिस्टम के जन्मदाता कौन है, तो वो भी लुकास पेसियोली जो है वो होंगे। अब ये लुकास पेसियोली ने जो डबल एंट्री सिस्टम बनाया, वो कब बनाया, कहाँ बनाया, इससे संबंधित क्वेश्चन भी जनरेट होता है। तो समझ लीजिए इसको। लुकास पेसियोली जो हैं वो इटली के पेशे से गणितज्ञ थे और सन 1494 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है डी कंप्यूसेट स्क्रिप्चरिस। तो उन्होंने 1494 में ये बुक लिखी इटली में। तो ये एक इटालियन जो है लैंग्वेज में लिखी गई थी और इटली के ये पेशे से गणितज्ञ थे लुकास पेसियोली, जिन्होंने ये बुक 1494 में लिखी। इन्होंने पहली बार डेबिट क्रेडिट का जिक्र अपनी पुस्तक में किया और वहाँ से डबल एंट्री सिस्टम की यानी दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत हुई। तो दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत किसने की? अगर ऐसा पूछा जाए तो भी आप लुकास पेसियोली को कहेंगे। डबल एंट्री सिस्टम कब शुरू हुआ? तो 1494 में। और डबल एंट्री सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? तो इटली में शुरू हुआ। और ये पूछ लिया जाए कि लुकास पेसियोली कौन थे, तो वो इटली के गणितज्ञ थे। अब इसके बाद इस पुस्तक का आगे हिंदी इंग्लिश में अनुवाद हुआ। इंग्लिश में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो हग ओल्ड कैसल थे, जिन्होंने 1543 में इसका इंग्लिश में अनुवाद किया। फिर इस बुक को और एक्सटेंशन मिला और इसमें और कुछ चीज़ों को समावेश करके एक नई बुक 1795 में एडवर्ड जोन्स ने बनाई, जो काफ़ी फेमस बुक है। और उस बुक का नाम है इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। 1795 में यह बुक एडवर्ड जोन्स ने बनाई, जो कि इंग्लिश भाषा में लिखी गई। तो एक हमने अकाउंटिंग का आपको एक हिस्ट्री बताई, इतिहास बताया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम है, उस डबल एंट्री सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से खाते बनाए जाते हैं। तो खाते 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला खाता इसमें व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो है 3 तरह का होता है, तो इस पर भी हम विचार कर लेंगे। पहले ये समझ लें व्यक्तिगत खाता क्या है। व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह दोनों व्यक्तिगत खाते में पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट में पर्सन भी आते हैं और ग्रुप ऑफ पर्सन भी आते हैं। तो व्यक्तिगत खाते को 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट का 3 पार्ट में सब डिवीज़न है। पहले वो देख लेते हैं कि वो 3 प्रकार व्यक्तिगत खातों के क्या होंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। राम का खाता, मोहन का खाता, श्याम का खाता, ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है। और आपका खाता, हमारा खाता, ये सब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक हैं। तो ये जितने भी व्यक्ति होते हैं जो नेचुरल पर्सन हैं, उन सब का खाते को हम व्यक्तिगत खाता यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब कृत्रिम व्यक्तिगत खाता क्या होता है? तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में व्यक्तियों का कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में व्यक्तियों का संघ आ जाता है, व्यक्तियों का समूह आ जाता है, जैसा कि आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट इसको कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन। बैंक होते हैं, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, कंपनी होते हैं, साझेदारी फर्म होती है। अगर साझेदारी फर्म, मैं साझेदारों की बात नहीं कर रहा, साझेदारी फर्म की बात कर रहा हूँ। तो साझेदारी फर्म का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, बैंक का अकाउंट और इसके साथ साथ आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट कहलाएगा, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहलाएगा।
तो जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके खाते को क्या कहते हैं? उनके खाते को नेचुरल पर्सन अकाउंट, और ग्रुप ऑफ पर्सन अगर हो, व्यक्तियों का समूह हो, तो उसको कहा जाता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। इसके बाद तीसरा खाता और है, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसमें जनरली क्या आता है तो समझ लें, जो ना व्यक्ति हैं ना व्यक्तियों का समूह है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अदत्त व्यय खाता, अप्राप्त आय खाता। अदत्त व्यय खाता जिसको इंग्लिश में हम कहें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, और अक्रूड इनकम अकाउंट, अप्राप्त आय खाता, ये सब प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में आते हैं। तो जो समायोजन से संबंधित आते हैं खाते, जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे अक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, एडवांस इनकम, और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हिंदी में बोलें तो इसमें प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में आएगा अदत्त व्यय खाता, अप्राप्त आय खाता, उपार्जित आय खाता, पूर्व प्राप्त आय खाता और पूर्वदत्त व्यय खाता। ये चारों मदें जो हैं वो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की मदें हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये व्यक्तिगत खातों के प्रकार हो गए। अब खातों के प्रकारों में दूसरा नंबर है वस्तुगत खाते का, जिसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। दूसरा नाम है वास्तविक खाते। पहला, व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति आते हैं और वस्तुगत खाते में वस्तुएं आती हैं। इसका नियम है, डबल एंट्री सिस्टम का ये रूल है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करिए, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करिए। तो वस्तुगत खाते का ये नियम हो गया। ये दूसरे प्रकार का खाता है जिसमें वो वस्तुएं आती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके साथ साथ वो चीज़ें भी आती हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए ख्याति क्या है, तो ख्याति भी एक वस्तुगत खाता है। ख्याति को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ख्याति जो है वो आपका वस्तुगत खाते में ही आएगी, वास्तविक खाते में आएगी, क्योंकि कोई भी संपत्ति का खाता वस्तुगत खाता होता है, याद रखिएगा। ऑल असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, मूर्त या अमूर्त हो, वो वस्तुगत खाते में ही आएंगी। तो वस्तुगत खाते को भी दो तरीके से बांटा जा सकता है, मूर्त संपत्तियां, मूर्त वस्तुएं और अमूर्त वस्तुएं। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत खाते का सब डिवीज़न हुआ 3 प्रकार से, और वस्तुगत खाते का, रियल अकाउंट का सब डिवीज़न हुआ 2 टाइप से। इसके बाद तीसरा और आखिरी प्रकार है नाम मात्र के खाते या अवास्तविक खाते। इसकी पहचान बहुत आसानी से हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, व्यक्ति किस में आएंगे? व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह, यानी कि पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन आएंगे व्यक्तिगत खाते में। वस्तुएं आएंगी रियल अकाउंट में, यानी कि वास्तविक खातों में। जो ना व्यक्ति है ना वस्तु है, वो निश्चित ही नाम मात्र के खाते में आएंगे। इसमें इसका नियम है, समस्त व्यय हानि खर्चों को हम डेबिट करते हैं और समस्त आय प्राप्ति लाभों को हम क्रेडिट करते हैं। जैसा कि समस्त आय, समस्त प्राप्तियाँ, समस्त व्यय, इन सब मदों को हम नाम मात्र के खाते में शामिल करते हैं, क्योंकि इनका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता, इनका कोई वास्तविक या भौतिक स्वरूप नहीं होता। तो ये मदें आती हैं नाम मात्र के खाते में। इसमें कमीशन आ जाएगा, वेतन आ जाएगा, मजदूरी आ जाएगी, इन सब मदों का समावेश इसमें किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं लेखांकन के आधार। तो लेखांकन के आधार क्या हैं? लेखांकन किस आधार पर किया जाता है? बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तो बेस ऑफ अकाउंटिंग में पहला है कैश बेसिस, मतलब जो नगद लेन देन हो रहे हैं, हम नगद पैसा किसी को देते हैं, नगद पैसा किसी से लेते हैं, नगद माल खरीदते हैं, नगद माल बेचते हैं, हमने नगद जो है वो वेतन दिया, कमीशन दिया, या नगद कमीशन या किराया हमको मिला, वो सारी मदें जब नगद आधार पर लिखी जाएंगी तो कैश बेसिस हो जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बेस होता है अक्रूअल बेसिस होता है। अक्रूअल का मतलब होता है उधार। उधार का मतलब अभी नगद लेन देन नहीं हुआ, लेकिन ये लेन देन आगे जाके क्या होगा? कैश में कन्वर्ट होगा, तो उसको उपार्जन आधार कहते हैं। याद रखिएगा, अक्रूअल बेसिस, उपार्जन आधार का इंग्लिश नाम मर्केंटाइल बेसिस है। क्या है? मर्केंटाइल बेसिस। तो इसको याद रखें, अगर मर्केंटाइल बेसिस कहा जाएगा तो वो कैश बेसिस नहीं होगा बल्कि अक्रूअल बेसिस होगा। तो कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस को अगर मिक्स्ड कर दें तो तीसरा आधार बन जाता है आपका मिश्रित आधार, जिसको हम हाइब्रिड आधार या हाइब्रिड बेस या मिक्स्ड बेस भी कहते हैं। इस मिक्स्ड बेस्ड में हम नगद और उधार दोनों मदों का लेखा करते हैं। इसके बाद हम देखें आगे, नियम हमने जो कि आपको बताए, व्यक्तिगत खाते का नियम है
क्या नियम है? पाने वाले का खाता हम डेबिट करते हैं, मतलब रिसीवर्स अकाउंट डेबिट, और देने वाले का खाता क्रेडिट करते हैं, मतलब गिवर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये व्यक्तिगत खाते का नियम है और आपको बताया जा चुका है जैसा कि व्यक्तिगत खाते कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब दूसरा खाता वस्तुगत खाता होता है, रियल अकाउंट। वो 2 प्रकार का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है। ठीक है, तो वो इनटेंजिबल और टेंजिबल के नियम क्या हैं? जो वस्तु व्यापार में आती है, जो संपत्ति हम खरीदते हैं उनको डेबिट करिए, जो वस्तु व्यापार से जाती है या हम बेचते हैं, संपत्ति जा रही है तो उसको क्रेडिट करिए। कुल मिला के विच कम्स इन बिजनेस इज डेबिटेड, विच गोज आउट इज क्रेडिटेड। तीसरा और आखिरी प्रकार है आपका, वो है नाम मात्र के खाते। तो उनका डेबिट क्रेडिट का नियम क्या होगा? समस्त व्यय हानि खर्चों को डेबिट करिए, मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट गेंस आर क्रेडिटेड। समस्त आय व्यय, समस्त आय लाभ प्राप्तियों को आप जमा करिए। तो समस्त व्यय हानि खर्चों को डेबिट और समस्त आय लाभ प्राप्तियों को क्रेडिट किया जाता है। अब देख लेते हैं 3 प्रकार के खाते आपने पढ़े। 3 प्रकार के खातों में नाम मात्र के खाते जो तीसरे नंबर की कैटेगरी है उसमें क्या आता है? हमने कटौती दी या कटौती हमको मिली, ये दोनों प्रकार के खाते किसमें आते हैं? नाम मात्र के नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ये कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें आते हैं समस्त व्यय, समस्त हानि खर्चे, और याद रखिएगा इसमें डूबत ऋण खाता भी आएगा, बैड डेप्ट अकाउंट जो कि अप्राप्त ऋण के नाम से दिया है। फिर हिरास खाता मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि एक व्यय है। कटौती एक आय भी हो सकती है, व्यय भी हो सकती है। डूबत ऋण तो एक व्यय है या एक हानि है, और हिरास भी हमारा व्यय है लेकिन एक गैर नगद खर्च है। तो जितने भी खर्च हैं, आय प्राप्ति, जितनी भी आय प्राप्तियां हैं वो सब नाम मात्र के खाते में आती हैं, जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे हैं। अब 2 खाते इसमें देखिए जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, वो है क्रय खाता और विक्रय खाता। याद रखिए क्रय खाता में हम माल तो क्रय करते हैं, स्टॉक खाता आपका वस्तुगत खाता है, याद रखिएगा। लेकिन क्रय खाता और व्यक्तिगत खाते नाम मात्र के खाते में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि क्रय हमारा एक व्यय है, व्यापार खाते के डेबिट में लिखते हैं, ये एक व्यय है इसलिए नाम मात्र का खाता है, और विक्रय एक आय है इसलिए ये नाम मात्र का खाता है। तो आय और व्यय के आधार पर इनको नाम मात्र का खाता माना गया है। तो याद रखिए इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, अगर स्टॉक क्रय का हो और स्टॉक विक्रय का हो, अगर वो स्टॉक खाते के नाम से आया तो डेफिनेटली स्टॉक खाता किस में जाएगा? आपका वस्तुगत खाते में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ जैसा कि अभी हम बता रहे थे आपको, माल खाता यहाँ 10वें नंबर पर दिया गया है। उन नंबर्स को न देखिए, हमने तो ये स्क्रीन शॉट ले रखा है, तो इनके नंबर्स को ना देखें बल्कि मदों को देख लें। तो जो माल खाता है जो कि स्टॉक खाता है, तो स्टॉक खाता आपका वास्तविक खाता है, जबकि क्रय खाता और विक्रय खाते आपके नाम मात्र के खाते हैं। रोकड़ खाता, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करिए, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करिए। विच कम्स इन बिजनेस इज डेबिटेड, विच गोज आउट इज क्रेडिटेड। ये रियल अकाउंट का वास्तविक खाते का रूल हो गया और उसी के आधार पर इनको डेबिट क्रेडिट किया जाता है। अच्छा, जितनी भी संपत्तियाँ होती हैं वो सब वास्तविक खाते हैं, क्योंकि संपत्तियाँ व्यापार में आएंगी तो डेबिट और व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट। तो वस्तुगत खाते जो होते हैं वो वास्तविक खाते कहलाते हैं, रियल अकाउंट, और वो संपत्तियों से संबंधित होते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत खाते, जैसा कि आपको बता दिया है, व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति भी आते हैं, व्यक्तियों का समूह भी आता है और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता भी आता है। 3 तरह के व्यक्तिगत खाते होते हैं। नियम क्या है? पाने वाले का खाता डेबिट और देने वाले का खाता क्रेडिट। तो बैंक व्यक्ति की तरह बिजनेस कर सकता है, कंपनी व्यक्ति की तरह बिजनेस कर सकती है, व्यक्ति की तरह खाता खोल सकती है, पैसे नगद दे सकती है, पैसे ले सकती है। इसलिए कंपनी और बैंक को क्या माना गया है? आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। इसलिए बैंक खाता, साझेदारी फर्म का खाता, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट, ये सब खाते आपके व्यक्तिगत खाते में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए जो अकाउंट की प्रोसेस होती है वो कैसे स्टार्ट होती है और कहाँ तक इसमें किस प्रकार से लेखा करते हैं, एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट आपको दिया लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन। लेन देन ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है? लेन देन का मतलब होता है ऐसा लेन देन जिसमें हम नगद या
उधार भी लेन देन करें, लेकिन नगद और उधार दोनों लेन देन इसमें आएंगे, लेकिन वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं व्यवहार जो है वो पैसे के रूप में होना चाहिए। नगद भी होगा तो रुपए का जिक्र होगा, उधार भी होगा तो रुपए का जिक्र होगा। तो जहाँ रुपए का जिक्र है वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाती है, और उन्हीं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, लेन देन कहते हैं। और लेन देन जो हैं, अब उन लेन देन का कुछ प्रमाणक होता है। प्रमाणक मतलब वाउचर। जैसे हम कुछ खरीदते हैं तो हमको बिल मिलता है, कुछ बेचते हैं तो हम बिल देते हैं। तो इस तरीके से हर लेन देन का कोई ना कोई क्या होता है, एक वाउचर होता है। उस लेन देन और उस वाउचर के आधार पर हम जनरल में फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं। तो अकाउंट की प्रोसेस जो एक्चुअली स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग की, वो होती है जनरल से। जनरल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इन विच वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड अनदर इज़ क्रेडिटेड। जनरल लेखांकन की पहली सीढ़ी है, पहला चरण है, जिसमें एक खाता डेबिट और एक खाता क्रेडिट होगा। इसमें एक बहुत समझने लायक बात यहाँ ये है, ध्यान रखने योग्य बात ये है कि एक खाता इसमें डेबिट होता है, एक खाता क्रेडिट होता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में एक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। एक पाने वाला होगा तो एक देने वाला होगा, कुछ वस्तु आ रही होगी तो कुछ वस्तु जा रही होगी। इससे डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले अकाउंट की स्टेप है जनरल, जिसको हम रोज नामचा या पंजी प्रविष्टि भी कहते हैं। ये ओपनिंग एंट्रीज कहलाती हैं। अकाउंट में दो प्रकार की एंट्रीज होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज। आपसे पूछा जाए कि ओपनिंग एंट्रीज कहाँ होती हैं, तो ओपनिंग एंट्रीज कहाँ होती हैं, जनरल में होती हैं। जबकि क्लोजिंग एंट्रीज कहाँ होती हैं, तो वो अंतिम खाते फाइनल अकाउंट में होती हैं। अब ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं, खातों को खोलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग एंट्रीज कहते हैं। और खातों को बंद करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज कहाँ मेंशन होती हैं, जनरल में, जहाँ खाते खोले जाते हैं। और खाते बंद कहाँ होते हैं, अंतिम खातों में, मतलब व्यापार लाभानी खाते में और चिट्ठे में। तो ओपनिंग एंट्री अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो जनरल से है। और क्लोजिंग एंट्री किससे संबंधित है, तो वो फाइनल अकाउंट से संबंधित है। अब देख लेते हैं, जनरल के बाद दिया है सहायक पुस्तकें। सहायक पुस्तकें कौन रखता है, सब्सिडरी बुक्स। जो व्यापारिक फर्म बहुत बड़ी होती है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत लार्ज होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लेन देन होते हैं, तो वो जनरल की जगह क्या रखती हैं, सहायक बहियाँ रखती हैं। इसलिए सहायक बहियों को जनरल का उप विभाजन कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो सब्सिडरी बुक्स क्या हैं, दिस इज़ द सब डिवीज़न ऑफ जनरल। जनरल का ये उप विभाजन है। इसमें 8 प्रकार की बहियाँ होती हैं। क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही, रोकड़ बही और जनरल प्रॉपर, जिसको मुख्य जनरल हम कहते हैं। तो कैश बुक, इसके अलावा जनरल प्रॉपर, फिर आ जाएगा परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। ये 8 प्रकार की बुक्स किस में मेंटेन की जाती हैं, सब्सिडरी बुक्स में। कौन ये सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करता है, वो संस्था ये बुक मेंटेन करती है जहाँ नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने पर उसकी अलग से एक बुक बनाई जाती है हर ट्रांजैक्शन के लिए, तो उनको सहायक पुस्तकें कहते हैं। अब हम दोबारा फिर जनरल पर आते हैं। जनरल के बाद दूसरी स्टेप जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं, खाता बही। जैसा आप जानते हैं जनरल में एक खाता डेबिट एक खाता क्रेडिट होता है, तो खाता बही में उसका प्रभाव 2 खातों पर पड़ता है। जैसे हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब लेज़र में पोस्टिंग होगी तो बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं, और रोकड़ हमारे पास से जा रही है तो रोकड़ का बैलेंस कम हो जाएगा। तो इसको बैंक खाते के डेबिट में पोस्ट किया जाएगा और कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट किया जाएगा। इस तरह हर लेन देन 2 खातों को प्रभावित करता है और दोनों पक्षों का बराबर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम है। तो जनरल के आधार पर क्या बनती है, लेज़र। लेज़र में क्या किया जाता है, खातों में खतौनी की जाती है, खातों में अकाउंट्स में पोस्टिंग की जाती है। तो आपसे पूछा जाए खातों में खतौनी या पोस्टिंग कहाँ की जाती है, तो आप बताएंगे खाता बही में की जाती है। खाता बही अकाउंटिंग प्रोसेस का कौन सा नंबर है, तो ये दूसरा नंबर है, क्योंकि जनरल पहला नंबर है और लेज़र दूसरा नंबर
है। फिर खाता बही में खातों के जो शेष निकाले जाते हैं, मतलब जब अकाउंट को हम क्लोज करते हैं तो उन खातों का क्या निकाला जाता है, शेष निकाला जाता है। और इन खातों के शेष के बैलेंस के आधार पर एक नया सूची बनाई जाती है, एक नई शेड्यूल बनाई जाती है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। याद रखिएगा, तलपट कोई खाता नहीं है, तलपट कोई विवरण पत्र नहीं है, तलपट कोई ट्रायल बैलेंस कोई स्टेटमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, बल्कि ट्रायल बैलेंस क्या है तो याद रखिए, ट्रायल बैलेंस आपका एक शेड्यूल है, एक सूची है, इसलिए तलपट को परीक्षा सूची कहा जाता है। इसके बाद तलपट के ठीक बाद बनाया जाता है अंतिम खाते, जहां क्लोजिंग एंट्री की जाती है। जैसा हमने बताया था, ओपनिंग एंट्रीज़ कहाँ की जाती हैं, जर्नल में, और क्लोजिंग एंट्रीज़ कहाँ की जाती हैं, फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में खातों को बंद किया जाता है, इसलिए इनका नाम है फाइनल अकाउंट, इसलिए इनको यहाँ क्लोजिंग एंट्रीज़ की जाती हैं। तो जब हम ओपनिंग एंट्री करेंगे एक खाता डेबिट होगा, और क्लोजिंग एंट्री करेंगे तो उसी खाते को क्रेडिट कर देंगे, तो इस तरह वो खाता बंद हो जाएगा। और जो भी खाते, जो भी अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, फिर वो बैलेंस शीट में नहीं लिखे जाते हैं, और खाते बंद तभी होते हैं जब वो अकाउंट सेटल्ड हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत ही खास आपकी मद है आयगत मदें और पूंजीगत मदें, जो कि आपके सिलेबस में बिल्कुल डायरेक्टली आपको आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में दी गई हैं। आयगत मदें क्या होती हैं? आयगत मदें अल्पकालीन मदें हैं, रेवेन्यू आइटम्स शॉर्ट टर्म मदें हैं। खर्च अगर एक बार होगा तो लाभ भी एक बार होगा, अगर दोबारा लाभ चाहिए तो फिर से खर्च करना होगा, तब जाकर वही लाभ मिलेगा। तो खर्च एक बार, लाभ भी एक बार। जैसे हमने 1 महीने का किराया दिया तो 1 महीने हम दुकान प्रयोग करेंगे, 1 महीने का बिजली का बिल दिया, अगले महीने फिर यूज़ करेंगे, फिर बिजली का बिल लगेगा। हमारी दुकान पर 1 माह काम किया हमारे कर्मचारी ने, 1 माह का वेतन देंगे, अगले माह फिर उससे काम लेने के लिए हमें अगला वेतन उसको देना होगा। तो जब कोई मद अगर एक बार खर्च करके एक बार लाभ दे, अगले बार लाभ के लिए हमें फिर से खर्च करना पड़े, तो वो मद अल्पकालीन मद यानी कि आयगत मदें कहलाती हैं। आयगत मदें क्या होती हैं? एक बार खर्च होगा तो लाभ भी एक बार होगा, अगले बार लाभ लेने के लिए दोबारा खर्च करना होगा। इसके विपरीत पूंजीगत मदें, कैपिटल आइटम्स, वो मदें होती हैं जो दीर्घकालीन मदें हैं। ये जस्ट अपोजिट है किसकी? रेवेन्यू आइटम्स की। कैपिटल आइटम वो होते हैं या पूंजीगत मदें वो होती हैं जिनका खर्च तो एक बार होता है लेकिन उनका लाभ कई बार मिलता है। इस पूंजीगत मदों में संपत्तियां आती हैं, जैसे भूमि भवन। एक बार भूमि भवन हमने खरीद लिया, भवन हमने बना लिया, तो अब हम भवन को कई बार यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमेशा हम रहेंगे। खर्च एक बार हुआ, ये खर्च एक बड़े पैमाने का खर्च होता है, ये एक दीर्घकालीन मद है। तो याद रखिए, आयगत मदें सामान्यतः छोटे छोटे खर्चों से संबंधित होती हैं, जबकि पूंजीगत मदें व्यापार के बड़े खर्चों से संबंधित होती हैं। इसमें भूमि भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर आता है, जो खरीदी तो एक बार जाती हैं लेकिन उनका फ़ायदा बार बार मिलता है। अब एक एग्जाम्पल को और समझिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। जैसा कि बिजली पे, बिजली का बिल एक बार देंगे, 1 माह यूज़ करेंगे, फिर 1 माह फिर यूज़ करेंगे, फिर बिजली का बिल देंगे, तो ये कौन सी मद हो गई? आयगत। लेकिन बिजली फिटिंग व्यय, जिसको हम इलेक्ट्रिक फिटिंग चार्जेस कहेंगे, तो बिजली की फिटिंग मकान बनाते समय एक बार होती है, इसलिए वो व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। याद रखिए, बिजली व्यय आपका कौन सा व्यय है? आयगत। लेकिन बिजली फिटिंग व्यय, इलेक्ट्रिक फिटिंग चार्ज, वो आपका पूंजीगत व्यय है, क्योंकि एक बार आप बिजली फिटिंग कराते हैं और फ़ायदा इसका लाइफ टाइम आपको मिलता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सपेंसेस इस कैपिटल आइटम। तो इसको अब कहाँ कहाँ लिखा जाता है? तो आयगत मदें आपने देखा होगा लाभानी खाते में और व्यापार खाते में लिखी जाती हैं। तो जितनी भी आयगत मदें होती हैं व्यापार या लाभानी खाते में लिखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि समस्त व्यय हानि खर्चों को हम डेबिट करते हैं और समस्त आय प्राप्ति लाभों को हम क्रेडिट करते हैं। तो याद रखिए, आयगत मदें कहाँ आती हैं? आपकी व्यापार लाभानी खाते में, जबकि पूंजीगत मदें चिट्ठे में जाती हैं। तो याद रखिए, आयगत मदों का लेखा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में होता है रेवेन्यू आइटम्स का, जबकि कैपिटल आइटम्स का रिकॉर्डिंग जो होती है वो होती है आपकी बैलेंस शीट में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और सब मदों को मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको
बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए। ये जो टॉपिक अभी हमने आपको बताया रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स, आपके टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम में बिल्कुल डायरेक्टली दिया है। इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर जनरेट होंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जितने व्यय, हानि, आय, प्राप्तियां, लाभ होंगे वो आयगत मदें कहलाएंगी। अगर वो एक वर्ष के अंतर्गत होती हैं और ऐसी मद होती हैं नेचर में जो एक बार हों, लाभ भी एक बार मिले, बार बार फ़ायदा ना मिले, तो वो आयगत मदें हैं। लेकिन एक मद जो दीर्घकालीन है जिसका फ़ायदा हमें बार बार मिलेगा लेकिन खर्च एक ही बार होगा, वो पूंजीगत मदें हैं। तो संपत्तियां और दायित्व पूंजीगत मदें होते हैं क्योंकि ये चिट्ठे में आते हैं, और आयगत मदें व्यापार लाभानी खाते में आती हैं। तो आई होप जो आज आपको बताया गया, आपको समझाया गया, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन तक भी पहुँचती रहें। जय हिंद।